शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम फेस पर तेजस्वी के बदले सुर की करेंगे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम फेस की चिंता ना करें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जबकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया था। अब तेजस्वी यादव के बदले सुर पर विरोधी भी तंज कस रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली के उनके सरकारी आवास के अंदर दाखिल हुए तो वहां पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। तेजस्वी मुलाकात के बाद वापस निकले तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। तेजस्वी चेहरा होंगे कोई समन्वय लेकर कोई बातचीत चेहरे को लेकर आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले नजर आए। आज तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस की चिंता ना करें। यही तेजस्वी यादव ने 11 अप्रैल को पटना के मुसहर भुइयां सम्मेलन में भरे मंच से चीख कर खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताया था। तब क्या कहा था वो भी सुनिए। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। महज 4 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव ने सीएम फेस पर जिस ढंग से सुर बदला है, उस पर विरोधी भला तंज कसने से कैसे चूक जाते। कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहां गया। जेडीयू बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती और तेजस्वी कांग्रेस को ठगने में लगे हैं। बिहार के इस महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे बवाल होना तय है। पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कह चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी सरकार बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। खुद तेजस्वी यादव अपने आप को महागठबंधन का सीएम फेस बता चुके हैं। सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तेजस्वी को सीएम फेस पर अपना सुर बदलना पड़ गया। खैर, वजह जो भी हो, अब सबकी नजर 17 अप्रैल को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तंज कस दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरा बिहार एनडीए बीजेपी में है। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी भी बैठक कर ले, लेकिन परिणाम 0 ही आएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा और जीतेगा भी। तो बिहार जो है एनडीए में है, भाजपा में है और हम लोग देख रहे हैं कि कितनी मीटिंग कर लें तेजस्वी यादव या खड़गे साहब, रिजल्ट आएगा 0 ही उनका। क्योंकि बिहार की जनता ने मन बनाया है कि पूरी ताकत से एनडीए गठबंधन को जिताना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगा, जीतेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। वहीं इधर सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से पिता के समर्थन में दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा है। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने पर उन्होंने करारा हमला किया। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर जनता से एनडीए को बहुमत देकर जिताने की अपील की। कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार।
निशांत बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो खबर बनती है। आज जब उन्होंने एक बार फिर बयान दिया तो उनके बयान की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखे। ठीक है, एकदम 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री है। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। निशांत कुमार ने बिहार के लोगों से एनडीए को 2010 से भी ज्यादा सीट देने की अपील की। साथ में ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। निशांत जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर कह रहे थे कि उन्होंने भी कहा, तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए अमित अंकल कहा। ध्यान से सुनिए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं। निशांत कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि निशांत कुमार के दावे में कोई दम नहीं है। पिछले बार जेडीयू हाफ हो गई थी, इस बार साफ होगी। निशांत जी की चाहत है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी ही उनको हटाने पे लगी है। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि निशांत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सक्रिय राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ने राजनीति के पेविलियन में तेजस्वी को भेज दिया। राजनीतिक मुद्दों पर कम बोलने वाले निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो जिस ढंग से अपने पिता के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसकी चर्चा हर ओर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं साइबर ठगों के शिकार हुए नेताजी की। साइबर अपराधी अब कानून बनाने वालों को भी बख्श नहीं रहे हैं। इस बार साइबर शातिरों ने नेताजी को अपना शिकार बना डाला। आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब को साइबर ठगों ने अपने झांसे में फंसा लिया। आरजेडी एमएलसी को 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। नेताजी की डिजिटल अरेस्ट की पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एमएलए और एमएलसी जो कानून बनाते हैं, जो हमेशा सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जिन पर जनता की बड़ी जिम्मेदारियां होती है, ऐसे हाई प्रोफाइल लोग भी साइबर शातिरों के शिकार बन जा रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि साइबर ठगों ने आरजेडी एमएलसी मोहम्मद शोएब को करीब 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। एमएलसी क्वार्टर में ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके कैद रखा। साइबर ठग ने एमएलसी को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी। यही नहीं, घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरजेडी एमएलसी के डिजिटल अरेस्ट होने के बाद हर कोई हैरान है। आरजेडी एमएलसी कारी साहब जो है वो डिजिटल अरेस्ट हुए हैं और ये घटना जो है वो 8 तारीख की बताई जा रही है, यानी कि 8 अप्रैल को साइबर अपराधियों ने कारी साहब जो मुजफ्फरपुर से आते हैं, सीतामढ़ी इलाके से आते हैं, और इन्हें जो है 8 तारीख को सुबह में साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट किया और लगभग 12 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा। साइबर अपराधियों ने एमएलसी मोहम्मद शोएब को 8 अप्रैल को 64830, 850-702 और 7866865784 पर फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस के साइबर सेल का अधिकारी बताया। एमएलसी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिप्त होने की बात कही। साइबर अपराधियों ने बताया कि मुंबई के केनरा बैंक खाते से जालसाजी हुई है। साइबर अपराधियों ने एमएलसी मोहम्मद शोएब को अपने झांसे में लेने की पूरी कोशिश की। साइबर ठगों ने एमएलसी के ऊपर केस दर्ज करने की बात कही। 8 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉल आ गया और रात 12 बजे तक मोबाइल फोन के पास ही एमएलसी को रखा गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर डराया धमकाया गया। जब आरजेडी नेता को शक होने लगा तो उन्होंने एक अधिकारी को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी।
डिजिटल अरेस्ट होने के बाद आरजेडी एमएलसी ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरजेडी एमएलसी के साथ हुई वारदात और बढ़ते साइबर अपराध पर आरजेडी ने चिंता जताई है। देखिए, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है और बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है, गृह विभाग किसके पास है, ये सबको पता है। और अपराधियों का मनोबल देख के अब तो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और एक माननीय विधान परिषद के सदस्य को। बिहार पुलिस को इसकी जांच करके ये बताना चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें हैं। आरजेडी एमएलसी को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोग तो आम लोग, बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, नेता को भी साइबर अपराधी नहीं बख्श रहे हैं। सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाने का भी कोई असर नहीं नजर आ रहा है। आखिरकार आरजेडी एमएलसी भी साइबर फ्रॉड से बच नहीं पाए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं एक बड़े खुलासे की। बिहार में किडनैपर गैंग के निशाने पर दूसरे राज्यों के कारोबारी हैं। नालंदा में पुणे के कारोबारी की हत्या और पटना में गुजरात के कारोबारी को अगवा करने की घटना से सनसनी फैल गई। पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कहानी आपको समझाने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे दे। देखिए, ये एक और खुलासा जो आपको बता दे, टारगेट पर दूसरे राज्य के कारोबारी हैं। बिहार की ये खबर, जहां बिहार में किडनैपर गैंग के निशाने पर दूसरे राज्यों के कारोबारी हैं। नालंदा में पुणे के कारोबारी की हत्या और फिर पटना में गुजरात के कारोबारी को अगवा करने की घटना से सनसनी फैल गई है। हालांकि पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन ये जाल कहां तक फैला है और किस तरीके से इस जाल को तोड़ा जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में दूसरे राज्यों के कारोबारी अपराधियों के टारगेट पर हैं। किडनैपिंग गैंग प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद की। आप ट्रक पर जिस शख्स का शव देख रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं, पुणे का एक बड़ा कारोबारी है जिसकी अपराधियों ने हत्या कर दी। घोसी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले सड़क किनारे एक शव फेंका हुआ मिला था। जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि ये कारोबारी पुणे का लक्ष्मण साधु शिंदे है। पुलिस की माने तो साइबर ठगों ने व्यवसायी को फोन कर पुणे से पटना बुलाया, फिर पटना एयरपोर्ट से अपहरण कर 2 दिन तक नालंदा के हिलसा में बंधक बनाए रखा, फिर बेरहमी से हत्या कर शव को जहानाबाद में फेंक दिया। इस मामले में कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पटना में अपराधियों ने प्रोफेशनल क्राइम करना शुरू कर दिया है। पुणे के कारोबारी को किडनैप किया गया था और उसके बाद जो अपराधी हैं उन्होंने उस कारोबारी की हत्या कर दी। 55 वर्षीय स्क्रैप कारोबारी पुणे से पटना आया था और पटना एयरपोर्ट से उसको किडनैप किया गया, नालंदा ले जाया गया और उसके बाद नालंदा में ही उसकी हत्या कर दी गई। ये तीनों अपराधी जो आप देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे केस में पटना पुलिस के अलावा नालंदा पुलिस भी, जहानाबाद पुलिस भी और जहाँ जहाँ पर उन अपराधियों के मूवमेंट की हम लोगों को खबरें थी उस पर कुछ होमवर्क हुआ है। आई होप कि विद इन फ्यू आवर्स या कल तक हम लोग आपको इस केस के उद्भेदन और इस केस की कंप्लीट जानकारी दे पाएंगे। पटना में भी कुछ ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसी गैंग ने गुजरात के एक बड़े कारोबारी को पटना में अगवा कर लिया। गुजरात के कारोबारी की राजकोट में फैक्ट्री है। अपराधियों ने कारोबारी को फिरौती की रकम मिलने के बाद छोड़ा है। पूरे मामले की जांच के लिए राजकोट पुलिस भी पटना पहुंची और पुलिस ने किडनैपर गैंग के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। गुजरात के राजकोट के एक कारोबारी का भी अपहरण कर लिया गया था और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर राजकोट पुलिस जो है, राजकोट रूरल पुलिस जो है वो पटना पहुंची है और वहां के जिस कारोबारी को किडनैप किया गया था उन्होंने पैसे की जो डिमांड थी अपराधियों की वो पूरी कर दी। ऐसे में उनको छोड़ दिया गया और फिलहाल जो पटना की एसपी सेंट्रल हैं वो उनसे जानकारी ले रही हैं। इस मामले में कई जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं और देखिए एक महिला अपराधी भी पकड़ी गई है। जहानाबाद में पुणे की कारोबारी की हत्या और पटना में गुजरात के कारोबारी के अपहरण की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। दोनों वारदात पुलिस और प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रहा है। बिहार में एक बड़ा किडनैपर गैंग काम कर रहा है जिसके निशाने पर दूसरे राज्य के कारोबारी हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर आपको दे दे, पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में आपको अपडेट देते हैं। मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गैंग ने 3 महीने में 6 कारोबारियों का अपहरण किया। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 महीने में 6 कारोबारियों का अपहरण किया गया और 7 लाख से 40 लाख तक की वसूली ये करते थे अपराधी। आरोपी व्यापारियों को सबसे पहले मेल के जरिए स्क्रैप नीलामी का झांसा देते थे। गिरफ्तार 11 अपराधियों में वैशाली और नालंदा के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। इस बीच पटना एसएसपी ने देश भर के कारोबारियों से अपील की है, मेल के जरिए स्क्रैप के नीलामी का झांसा देने वाले गिरोह के झांसे में आपको नहीं आना है, ये अपील की गई है। 25 जनवरी से गिरोह ने शुरू किया था झांसा देकर अपहरण करने का काम। और देखिए, इस मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं कि 11 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेल के जरिए स्क्रैप नीलामी का झांसा दिया जाता था और जब व्यापारी इसमें फंस जाते थे तो उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। और पुणे के कारोबारी की बात की जाए तो उनकी तो हत्या कर दी गई। और उस गाड़ी की बरामदगी वैशाली जिला से किया गया, जंदाहा थाना से उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। आगे अग्रतर अनुसंधान में पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बदौलत और भी बिहार जिले के 3 जिलों में छापेमारी की गई टीम के द्वारा। और इस छापेमारी के क्रम में कुल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया इसमें। और अनुसंधान करते समय कन्फेशन में पूछताछ में इस घटना के अतिरिक्त और भी 6 घटनाएं हम लोग के प्रकाश में आई हैं जो इससे पूर्व में घटित हुई हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो बिजनेसमैन को फ़ोन पे मेल के द्वारा पहले ये प्रलोभन देते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, बेसिकली स्क्रैप डीलिंग और उस तरह की मेटल से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। और जो व्यवसायी इनके झांसे में आते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं पटना में और एयरपोर्ट से ही उनको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके द्वारा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। और अब पटना की खबर का रुख करते हैं। पटना के लालची टोला इलाके में 2 गुट के बीच विवाद में अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। फायरिंग का आरोप विकासशील इंसान पार्टी के नेता मधुकर आनंद सहित कई लोगों पर लगा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जगह पटना का लालजी टोला, समय सुबह के 11:15 बजे, जब पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अपराधियों ने गांधी मैदान थाना के लालजी टोला इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि बाउंड्री के निर्माण को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान एक गुट के लोगों ने पहुंचकर मारपीट और पथराव के साथ करीब 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। पथराव में कुछ लोग घायल भी हुए। पीड़ित ने वीआईपी के एक नेता मधुकर आनंद समेत कई लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। एक स्वामी से आनंद मकर, ऋतुराज, मृत्युंजय, संजय कुमार सब के लड़के लोग चढ़ के मारना शुरू कर दिया। घर में गोली चली है, सारा 50 को फायर हुआ। जानकारी के मुताबिक जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले आपस में जोरदार बहस हुई और उसके बाद ईंट से हमला हो गया। बाद में नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। करीब 20 राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। ये लालजी टोला स्थित विद्याभूषण प्रसाद का घर है, जहाँ पर सदानंद प्रसाद जी के पक्ष के लोग आके ईंट पत्थर से हमला किए हैं, लाठी डंडा से मारपीट की बात हुई। इसी क्रम में फायरिंग होने की भी बात बताई गई है। 7 राउंड फायरिंग होने की बात में बताई गई। पुलिस ने मौके से कुछ खोखे भी बरामद किए हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। चुनावी साल में जातीय समीकरण साधने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं और इसी कोशिश में बीजेपी ने भी सहनी वोट को साधने के लिए निषाद राज गुहा पखवाड़ा का आयोजन किया। गंगा किनारे नाव का जमावड़ा है और नाव पर बीजेपी के झंडे। पटना में बीजेपी ने निषाद राज गुहा पखवाड़े का आयोजन किया। बिहार में मल्लाह समाज का वोट कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है। बीजेपी की नजर इसी सहनी समाज के वोट पर है, जिसके नेता होने का दावा मुकेश सहनी भी करते हैं, पर वो फिलहाल महागठबंधन का हाथ मजबूत कर रहे हैं। चुनाव के पहले बीजेपी सहनी वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये आयोजन उसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, पर मंत्री हरीश सहनी ने इसे राजनीति से इतर बताया और कहा कि यह आयोजन सहनी समाज के गौरवशाली इतिहास और उनके विकास के लिए है। इस रेस में जितने हमारे नाविक भाई आए हैं सभी का बीमा कराया जा रहा है। 7 लाख का बीमा निःशुल्क कराया जा रहा है और एक तरफ ये विकास और दूसरे तरफ जिसका इतिहास इतना समृद्ध है, अपने पूर्वजों को पुरखों को सम्मान देने के लिए वो आए हैं। निषाद राज गुहा जयंती पखवाड़े के मौके पर बीजेपी ने नाव रैली और गोताखोर प्रतियोगिता का आयोजन किया। आयोजन में पूरे बिहार से बड़ी संख्या में गोताखोर से लेकर नाविक तक शामिल हुए। निषाद समाज के सैकड़ों साथी गोताखोर के रूप में प्रतियोगिता कर रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ नाव आज प्रतियोगिता में शामिल हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय जय कहकर लोग किस प्रकार से गंगा मैया का चरण छूकर छलांग लगाकर अपने वीरता और साहस को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के इस आयोजन को लेकर हो रही सियासत को केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने गलत बताया और कहा कि जिन्हें सत्ता का मोह है उन्हें हर चीज में राजनीति सूझती है। ये जो लोग कह रहे हैं उनको हर चीज में राजनीति नजर आती है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उनको हम अपना गौरवशाली इतिहास दिखाने का प्रयास करें। बीजेपी भले ही इस बात को मानने से इनकार कर रही है, ये आयोजन वोट बैंक से प्रेरित है, पर चुनावी साल में इस तरह के आयोजन को सियासत से जोड़ना लाजमी है। तो ये तस्वीर गंगा तट पे इस तरीके से आयोजन हम लोगों ने पहली बार देखा। जाहिर तौर पे चुनावी साल और इस तरह के आयोजन को अगर उसी से जोड़कर देखा जाए तो कोई असर की बात नहीं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब आपको बहाली से जुड़ी खबर दे दें। इस चुनावी साल में बिहार के विश्वविद्यालयों में भी खाली पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अब जल्द ही बहाली होने वाली है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग नई वैकेंसी जल्द क्रिएट करने वाली है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पुरानी वैकेंसी के तहत बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करने की बात कही। वहीं ये भी कहा कि शिक्षा विभाग से जैसे ही नई बहाली को लेकर अधियाचना प्राप्त होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी निकलेगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी से खास बातचीत की है संवाददाता रजनीश ने। आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में साल दर साल छात्रों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोफेसर्स की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में हम सीधी बातचीत करेंगे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी से कि आखिर पूर्व से जो बहाली चल रही है उसकी क्या स्थिति है और इसके साथ साथ नई बहाली को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि चुनावी साल है और हर कोई इंतजार में है कि विश्वविद्यालयों में भी बहाली निकलेगी। जी, क्या स्थिति है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिसंबर 2020 का वैकेंसी है और जिसकी प्रक्रिया हम लोग पूरी करने की स्थिति में आ चुके हैं। पता होगा कि जैसे जिस समय वैकेंसी निकली थी उसके बाद कोविड का प्रभाव आया। 1-1.5 साल तक कोविड के चलते डिस्टर्ब हुआ। इसके बाद पुनः कुछ रोस्टर को लेकर के हाई कोर्ट में मामला गया, उसमें 1-1.5 साल चला गया, 3 साल चला गया। ऐसा मेरे आने के बाद 6 महीने लगे इस कोर्ट को जो भी प्रॉब्लम था उसको दूर करने के लिए। कुल वैकेंसी है 4638। उस वैकेंसी के एवज में कितनी बहाली हुई है? इसके एवज में
3359 के अगेंस्ट में हम लोग अपॉइंटमेंट कर चुके हैं जी। और अभी भी जो है 1224 का वैकेंसी के अगेंस्ट में अपॉइंटमेंट होना बाकी। तक ये टारगेट पूरा करना है? ये टारगेट हम 1 से 2 महीने के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। नई वैकेंसी कब आ रही है? चूंकि नेट पीएचडी वाले जो हैं वर्षों से इंतजार में हैं, चूंकि 2020 के बाद विज्ञापन नहीं निकली है और चुनावी साल है, उम्मीदें परवान पर। आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से भी, और मैं बता दूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग सारे विश्वविद्यालय को पत्र दिया है कि आपके पास अभी तक जितनी भी रिक्तियां हैं, जितना कि अपॉइंटमेंट हो चुका है, जिन जिन सब्जेक्ट का हम लोगों ने यहाँ से कमीशन से भेजा है, लोग अपॉइंटेड हो गए हैं वहाँ पर। उसके बाद जितनी वैकेंसी बची है उसका रोस्टर क्लियर करके जितना जल्दी हो सके दें, ताकि उसको वैकेंसी को निकाला जा सके। कितनी संख्या हो सकती है अब जो वैकेंसी आएगी? चूंकि जो खाली पड़े पद हैं, तो कितनी संख्या हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट की? उसमें करीब 10,000 से ऊपर शिक्षकों की संख्या है सारे विश्वविद्यालय को देखा जाए तो। उसमें अभी हम लोग 4600 का कर रहे हैं, तो 4.5-5 बाकी बचा 5,000। 5,000 के अगेंस्ट में अगर 2,000 भी अगर शिक्षक बचे हैं तो 2,500 आना चाहिए। तो इस तरह से मतलब उम्मीद है कि 2,500 से 3,000 वैकेंसी इस साल आ रही है। 2,500 से 3,000 वैकेंसी आना चाहिए। विश्वविद्यालय को जैसे ही अधियाचना प्राप्त होगी, नई वैकेंसी निकलेगी और संभावना ये है कि लगभग 2,500 तक जो सहायक प्राध्यापक हैं उनकी वैकेंसी आएगी और उसके बाद ये बहाली प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब पीएम मोदी के बिहार दौरे की बात करते हैं। देखिए 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी के आगमन को लेकर एनडीए जोरदार तैयारी में लगी है। मुजफ्फरपुर में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह समेत दर्जनों एनडीए के उसमें नेता दिखाई दिए। तो हम लोग आज यहाँ निमंत्रण देने अपील करने आए हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस कार्यक्रम में हैं। उस कार्यक्रम में आने के लिए अपील करने आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी के झंझारपुर आ रहे हैं और इसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में एनडीए की बैठक की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हुए। वहीं बिहार सरकार के कई मंत्री भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एनडीए की एक बड़ी बैठक मुजफ्फरपुर में हुई, जहां पर नरेंद्र मोदी के जो सभा है, नरेंद्र मोदी की जो सभा है, उस सभा में लोगों के पहुंचने के लिए अपील की गई है। तमाम जो विधायक है, यहाँ के तमाम जो नेता है, उन सबको टास्क दिया गया है कि कम से कम मुजफ्फरपुर से 50,000 लोग जो हैं वह वहां पर पहुंचे, ताकि जो पीएम मोदी की सभा है वह सफल हो सके। क्योंकि चुनावी साल है, तो इस सभा को पीएम मोदी के चुनावी सभा के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। पर ऐसे में तमाम लोगों को यह विशेष टास्क दिया गया है, जो भी एनडीए के नेता हैं और जो विधायक, एमएलसी हैं, मंत्री हैं यहाँ के, उन सबको विशेष टास्क मिला है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे। और ललन सिंह ने और संजय झा ने सीधे तौर पे कहा है कि यह चुनावी साल है, तो जितनी भीड़ होगी उतना ही यहाँ के स्थानीय नेताओं को, जो प्रत्याशी हैं या फिर विधायक हैं, उन सबको लाभ होगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौ। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस